हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ या मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया काम जरूर सफल होता है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज यानी 14 मई का दिन बेहद ही खास रहा, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया है। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जोरदार जीत भी दर्ज की। दोनों ही बार वो प्रधानमंत्री बने और इससे पहले वाराणसी में पीएम मोदी ने बीते दिन नामांकन से पहले 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया और फिर बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। वैसे देखा जाए तो 14 मई एक आम सा दिन है, लेकिन धार्मिक लिहाज से ये दिन बहुत ही खास है और यही वजह है कि पीएम मोदी ने नामांकन के लिए इस दिन को चुना। सुनने में एक सामान्य सी बात लग रही है, लेकिन अगर इस तारीख को जरा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस साल 14 मई को गंगा सप्तमी का महापर्व है। गंगा सप्तमी को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ही गंगा नदी का पृथ्वीलोक पर अवतरण हुआ था और इसलिए भी पीएम मोदी का नामांकन आज खास माना जा रहा है। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। सफेद कुर्ता पजामा और नीली सदरी पहने पीएम मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे। दूसरी ओर विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लिए क्या काम किया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिस पर उन्होंने 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार जीत हासिल की थी। सफेद कुर्ता पायजामा और नीली सदरी पहने मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मोदी ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित भीड़ की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, काशी के साथ मेरा रिश्ता अनूठा, अभिन्न और अतुलनीय है। मैं कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने से पहले आज सुबह गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेध घाट पर पूजा की और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती भी की। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। पीएम मोदी के नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर रहे। दरअसल चुनाव में प्रस्तावक के बिना किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सत्यापित करने होते हैं। दूसरी ओर तिहाड़ जेल से छूटते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो पहले की तरह ही उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आए और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं कि चुनाव में बीजेपी जीत ही जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठे। अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है कि पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया है। आखिर बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने वाराणसी के लिए क्या काम किया। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर और इस वक्त हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। अनुरुद्ध सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, शांति त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, ओंकारेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन किया है और अब देखना होगा कि आखिर तीसरी बार किस तरह से जनता का प्यार उन्हें मिलता है
वहीं इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नामांकन भरा। कल उन्होंने रोड शो किया था जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग इस रोड शो का हिस्सा बने और इसे देखकर ये पता चलता है कि अब जिस तरह से लोगों का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है, ये समर्थन और बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। तकरीबन 10 लाख लोग कल इस रोड शो का हिस्सा बने थे। वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को लेकर। कहा कि ये सब लोग बाहरी थे, ये लोग बनारस के लोग नहीं थे, बनारस में काम नहीं हुआ है। हालांकि अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन काफी प्रबल तरीके से इस बात को उठा रहा है कि अब एनडीए के लिए 400 पार का रास्ता आसान है, लेकिन ये कैसे होगा, क्या कुछ इसके लिए रणनीति है बीजेपी और एनडीए की, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये आश्वासन शायद उस रोड शो में जुटी भीड़ को देखकर ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने आज नामांकन दाखिल किया है। आज गंगा सप्तमी है और इसीलिए इस शुभ मुहूर्त को चुना गया। तो तमाम गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से हम सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो इससे जो मायने निकल रहे हैं, मैं रुक करूंगी अमिताभ जी का। अमिताभ जी, क्योंकि आज नॉमिनेशन फाइल हुआ, कल रोड शो हुआ था, 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इस रोड शो का हिस्सा बनी थी और इस बात को और मजबूती मिल गई है कि एनडीए 400 पार कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और एनडीए अब इस रास्ते को, इस दृश्य, इन तस्वीरों को देखकर ये समझे कि उनके लिए रास्ता आसान हो गया है? जी, लक्षण तो यही कह रहे हैं और वाराणसी में जिस तरीके से है और प्यार दिया है, काफी महत्व रखता है क्योंकि पूरे देश की जनता इसे देखती है और जिस प्रदेश सभा के प्रतिनिधि हैं, उस प्रदेश में जिस तरीके से वो काम करते हैं, ये झलक जाता है। आम जनता का प्यार जो है वो बता देता है वो अपनी स्थिति को कितना प्यार करता है और इसका एकमात्र कारण होता है इसने क्या किया है। यहाँ पे केवल काम और काम ही मायने रखता है। इसका असर सारे देश में मिल जाता है। सच्चे ढंग से चुनाव होगा, विपक्ष जिस ढंग से फाइट तो ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी जाने वाली है। मुझे लगता है तो उत्तर प्रदेश में जो है जिस पक्ष में जाने की गुंजाइश। जी ठीक है। ओंकारेश्वर जी, आपको क्या लगता है, आज भी हमने देखा काफी नामी चेहरे बीजेपी से जो जुड़े हुए थे, बड़े नेता यहाँ आज नॉमिनेशन फाइल जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे पहुंचे हुए थे, और ऐसे में क्या ये जो प्रबल दावेदारी है कि 400 पार एनडीए कर लेगी, उसको लेकर अब भरोसा और बढ़ गया है सभी दलों का? देखिए, इस बार जो नॉमिनेशन हुआ उसमें हमने कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट पाई 2014 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले। 2019 में इसी नॉमिनेशन के समय अकाली दल के अकाली दल के बादल, उस समय नीतीश कुमार भी साथ में थे, उस समय उद्धव ठाकरे साथ में थे, उस समय नितिन गडकरी भी साथ में थे और कई वरिष्ठ नेता, सुषमा स्वराज भी थी। सुषमा स्वराज अब रही नहीं, लेकिन नितिन गडकरी तो हैं, वो दिखाई नहीं दिए। नीतीश कुमार हैं, वो दिखाई नहीं दिए। रामविलास पासवान थे, उनके सुपुत्र चिराग पासवान नजर आए इसमें। तो थोड़ा बदला बदला सा है और मुझे लगता है, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 7 बार से बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतती आ रही है 1991 से। 1957 के बाद से देखेंगे हम तो 7 बार भाजपा ने चुनाव जीता है और 6 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है। ये वाराणसी एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें जहां से बीएसपी और एसपी को अभी तक कोई सीट नहीं मिली, यहाँ से जीतने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार जाहिर है उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, वाराणसी को गढ़ बनाया है, तो एक वहां से ठीक है 400 पार की बात कर सकते हैं और वो फिर से कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो माहौल है, देश का माहौल और उत्तर प्रदेश का माहौल, उसमें काफी कुछ तब्दीलियां, काफी कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। जी ईशान जी, ये बड़ा कंपटीशन मिल रहा है आपको बीजेपी और एनडीए की तरफ से? गीतो जी, देखिए सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपने बोला 10 लाख लोग बनारस में उनके रोड शो में चले थे। मैंने अभी चेक किया विकिपीडिया पे, जो अभी फिलहाल मेंशन है, 18 लाख के आसपास तो बनारस में पूरे वोटर हैं। और अगर आप कभी बनारस गई हो, मुझे क्योंकि अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाने का कुछ दिन पहले ही, तो उसमें मैंने देखा कि वहां पे जितनी गलियां हैं
उसमें मुझे लगता नहीं कि 10 लाख लोग निकल पाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई और जुमला होगा, या तो आपने कहीं से, या फिर मुझे लगता है कहीं से आपको गलत खबरें मिली हैं। जी। दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वादा किए थे बनारस से, 2 वादे किए थे कि हम बनारस को क्योटो बना देंगे। अभी मैं गया था बनारस, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैंने देखा कि इतनी गंदगी है वहां पे, इतनी गंदगी है कि बड़ी चिंता का विषय है। वहां के लोग किस हालात में रह रहे हैं, ये बड़ा देख के बड़ा दयनीय है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने वादा किया था और ये भी बोला था, बड़े भावुक होकर बोला था उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे, कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और माँ गंगा के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने नमामि गंगे का एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, और वो 60,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, कैसे गए, किसकी जेब में गए, ये किसी को नहीं पता। माँ गंगा की तरफ तो उनका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। आप जाके देखिएगा कि वहां पे नाले, जितने भी शहर के नाले हैं, वो आज भी माँ गंगा में छोड़े जा रहे हैं। और माँ गंगा का जो पानी है, गंगा मैया का, इस समय वो आचमन लेने लायक भी नहीं बचा है। अब आइए बात, एक और बात उन्होंने वादा किया था, वो एक स्कीम लेकर आए थे, आदर्श योजना, आदर्श ग्राम योजना लेकर आए थे। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र मुझे बता दें कि कितने गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद लिए थे, उनके नाम बता दें, और उनपे वहां पे क्या क्या उन्होंने काम किया है। अगर वो ये बता दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने उन 8 गाँव में, आपको मैं बताया तो चलिए, यानी ईशान जी आप कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, गीतू जी आखिरी बात रखना चाहूंगा। अभी 10 तारीख को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने वहां पे नामांकन दाखिल किया, और वहां पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो और वो समाजवादी पार्टी के हो, एक सिनर्जी में जुड़े हुए थे। वो पेड भीड़ नहीं थी जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री जी की नामांकन रैली में देखा। जी, ठीक है, पैसे दे दे के लोगों को। ठीक है, आपको लग रहा है वो पेट भीड़ थी, विकास कार्य नहीं हुआ काशी में। पूजा जी से भी जान लेते हैं। पूजा जी, ठीक है, नहीं, मैं सवाल लूंगी, मैं सवाल लूंगी अनुरुद्ध जी से, लेकिन रुकिए, पूजा जी का रिएक्शन भी ले लेती हूँ। पूजा जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है काशी में विकास नहीं दिखता है अगर आप काशी गई हो तो? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए पूजा जी। तो काशी हम लोग बहुत जाते रहते हैं, वाली हूँ, और देशों में आप एक बार आप भी विजिट करिएगा जो है काशी में, तो क्या हालात है। आप वहाँ पे आधे घंटे समय लगने चाहिए, और जब रोड में कोई ट्रैफिक। पूजा जी, एक बार फिर से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आप कोशिश कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ अनुरुद्ध जी भी जुड़े हुए हैं। अनुरुद्ध जी, तो साफ तौर पर जो पूजा जी की बात मैं समझ पाई हूँ, ये कह रही हैं कि काशी में आप जाइए, आपको दिखेगा कि कुछ काम नहीं हुआ है। और वहीं ईशान जी भी, हाँ, सिर्फ 5 सेकंड लूंगा, एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये मैंने अपने ही कैमरे से ली है काशी की, देख लीजिए। मुझे पता नहीं आपके यहाँ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए कितना कचरा है, और यही नाला जाके माँ गंगा में जाके गिराया जा रहा है वहां पे। ठीक है, तो मेरे भाई, इन सब जो विकास कार्य किए उन पे जवाब दें बस। अनुज जी, काशी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जो जनता वहां पर पहुंची हुई थी वो पेड़ जनता बताई जा रही है, क्या जवाब देंगे आप इसका? गीतू जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस के मित्र ये सब बोलते हैं कि पेट भीड़ है, ऐसी भीड़ है, वो भीड़ है। समस्या क्या है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अगर आप कांग्रेस का वोट शेयर देखिए तो आज के टाइम उत्तर प्रदेश में केवल 2% वोट शेयर है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखिए कहाँ पे है, कितने इनके मल्टीपल टाइम्स इनसे आगे हैं। ये कहते हैं काशी के अंदर ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। 65 साल से ये सत्ता में थे, या इनकी मिली हुई सरकारें राज्यों में काम करती रही हैं। 2017 के पहले अमेठी इनकी लोकसभा थी, ये अपने को परिवार बताते हैं और उसके परिवार छोड़ के रायबरेली भागते हैं। अमेठी के अंदर निहालगढ़ रेलवे स्टेशन है, और उस निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार आने से पहले एक महिला के लिए शौचालय नहीं होता था। बहुत छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट का नहीं, इनसे मांग रहा हूँ कि आप 65 साल तक थे, एक महिला के लिए रेलवे स्टेशन पर शौचालय नहीं बन पाता था। बातें बड़ी बड़ी करते थे। इन्होंने मालविका इंडस्ट्रीज वहाँ पे थी, वहाँ किसानों के लिए कहा कि भैया आप ज़मीन दे दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। अरे नौकरी छोड़िए, ज़मीन का मुआवजा तो छोड़िए, इंडस्ट्री बंद हो गई उनकी। वो किसी तरीके से, जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार आई, स्मृति ईरानी जी वहाँ से सांसद बनी, उसके बाद में चुनाव हारने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पर मेहनत करके तब किया।
समस्या क्या है कि ये इन लोगों को डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ता है, इन लोगों को ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिखाई पड़ेंगे, इन लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिखाई पड़ेंगे, इन लोगों को सीईटीपी नहीं दिखाई पड़ेगा, इन लोगों का गंगा नदी का पोल्यूशन लेवल जो है कितना कम हुआ वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये क्या करेंगे, कहीं पे बाहर जाएंगे राहुल जी और उसके बाद में कैमरे से एक फोटो खींच लेंगे कचड़े का और उठाएंगे, कहेंगे साहब ये तो ये हो गया, ये हो गया। अभी हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे कि नीतीश जी नहीं है, शायद उनको ये मालूम नहीं होगा, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए नीतीश जी ने सारे कार्यक्रम कैंसिल किए, यानी कि बीजेपी बिहार के काफ़ी नेताओं ने सारे कैंसिल कार्यक्रम किए। तो इन लोगों को छोटी छोटी घटनाओं तो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, मोदी जी की बात आती है, तो इनके पास एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को हम इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएंगे, वर्ल्ड पावर कैसे बनाएंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कैसे हम बढ़ाएंगे। इनके पास में पूछिए कि मोदी जी की सरकार आने के पहले काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर था, कितने छोटे कॉरिडोर क्या कह सकते हैं उसमें था कि आप जान ही जवाब दे लीजिए। तब तो ये कह रहे थे बिल्कुल, राम बिल्कुल, अभी मंदिर पीयूष जी भी है, हमारे राम साथ का, जुड़े अरे हुए सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, राम का ना अस्तित्व ये मानते थे, ना ये शंकर का अस्तित्व मानते थे। इनके लिए तो वही था कि अगर इनको तो कोट पे जनेऊ पहन के और उसके बाद में डिस्को डांस वाला ये जाते होंगे, राहुल जी मंदिर में जाते होंगे, तो हमें नहीं लगता ये संस्कृत में कर्पूर गौरम को उच्चारण करते होंगे। अंदर ही अंदर सोचते कितनी जल्दी चलते हैं, वहां चल के कहीं पे मीट मटन खाते हैं सावन के महीने में। इनका शंकर भगवान से यही प्रेम है, इनका भगवान राम से नहीं। पर्सनल क्या है राजनीति में, पर्सनल क्या होता है, पॉलिटिक्स में पर्सनल क्या होता है? देखिए, एक-एक राहुल करके गांधी अपनी बात पर्सनल है रखिए। क्या? एक-एक करके आप रुकिए, अमेठी लोग ईशान सवाल जी नहीं रुकिए, कर पा रहे हैं, आप इनसे बताइए। ईशान जी अगर रुकिए। शुरू हो गया नहीं, ठीक पर्सनल है, क्या होता है, ठीक राजनीति है। में कुछ पर्सनल नहीं होता है, काम सब गिरा सब दिए पब्लिक उन्होंने, होता है। अनुज जी ने काम गिरा दिए। पीयूष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी, आपको क्या लगता है, क्या 10 साल पहले जिस तरह से बनारस की स्थिति थी वो आज भी है और पीएम मोदी ने वहां पर काम नहीं किया है, क्या कुछ आपका आकलन कहता है? देखिए, मैं इधर बनारस तो गया नहीं हूँ, इसलिए क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है वहाँ पे वो बता नहीं सकता, लेकिन वहाँ जो खबरें मिलती हैं वो ये बता रही है कि जिस तरीके से एक उम्मीद थी लोगों को वहाँ पे, ठीक है वहाँ पे आपने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, लेकिन बाकी जो शहर है वहाँ पे अभी भी जो है गंदगी है, अभी भी जो है वहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम लगता है और अभी भी लोगों को वहाँ बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो जो जिसको क्योटो का एक आपने वादा किया था, अगर याद होगा 2014 में कि क्योटो बना देंगे हम, वो आप कहीं भी जाके दूरबीन भी ले लीजिए तो दिखाई नहीं देगा कहाँ पे। उसी तरह बनारस में जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें उन्होंने एक गांव जो है एक योजना चलाई थी 100 गांवों को। मुझे लगता है वो दूरबीन आपके पास इटली से आती होगी। वो गांव भी जो है उस गांव का भी हाल वही हाल है जो जिस हाल पे वो जब उसको लिया था, थोड़ा बहुत काम वहाँ पे हुआ, लेकिन ये पूरी की पूरी योजना जो है जो एक अच्छी योजना थी, मुझे लगता है कि अगर हर सांसद जो एक गांव को लेके उसका विकास करता जी, तो बहुत लेकिन अच्छा पीयूष जी होता। बीजेपी लेकिन कह रही है कांग्रेस के शासन से तो बेहतर ही हो गया है, कुछ तो वहां पर हुआ है। नहीं, कुछ क्या हुआ है वहाँ पे नहीं, पहले जो तंग गलियां थी और ये जो कॉरिडोर काशीना विश्वनाथ का बनाया गया है, अगर आप देखेंगे तो पहले से बेहतरी तो यहाँ पर हुई है। वक्त लग रहा है बीजेपी का कहना है, लेकिन काम अभी और होगा। जनता के बीच जब जाते हैं जनता भी खुश नजर आती है, तो जनता की राय अगर ऐसी नहीं होती तो क्यों 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी से जीत रहे हैं? हाँ ईशान जी बोलिए ईशान जी। गीतू जी देखिए, मेरे मित्र ने सारी बातें गिनवा दी। अभी काशी कॉरिडोर की उन्होंने बात की, सबसे ज्यादा आहत अगर वहाँ पे कोई है तो वहाँ के लोकल लोग हैं। काशी कॉरिडोर में इन्होंने क्या किया है कि भगवान के छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पे, 100 मंदिर थे, उनको तुड़वाने का उन्होंने काम करा और वहाँ पे इन्होंने अपने नए वहाँ पे दुकानें खोल दी है। वहाँ पे साड़ी खरीद सकते हैं आप, लेकिन उन मंदिरों को एक अलग जगह दी गई है, उन मंदिरों को एक अलग जगह स्थापित किया गया है। प्राचीन मंदिरों को तुड़वाने का काम या तो औरंगजेब ने किया था या भारतीय जनता पार्टी। हाँ, जैसे कांग्रेस राम सेतु का अस्तित्व नहीं मान रही थी, हलफनामा दे रहे थे आप कोर्ट में कि राम तो है ही नहीं है। हजारों लोगों के वहाँ पे घर तोड़े गए जिनको आवास नहीं मिला। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर अभी करी, देखिए ये गांव के नाम नहीं गिनवा पे, मैं आपको बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र को। डोमरी गांव है, वहाँ पे हरिजन की बस्तियां हैं, हरिजनों की, वहाँ पे कच्चे मकान है, आज भी वहाँ पे पक्के मकान नहीं मिले जैसा उनको वादा किया गया था।
जयापुर एक गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था भैया। वहाँ पे अमेठी में टॉयलेट 65 नहीं साल है से हर आपके जनों के राहुल पास। जी वहाँ पे उसके सांसद, बाद उनका परिवार सुन रहा लीजिए, है। बरहमपुर 65 है। साल से उन्होंने अमेठी में ऐसा कौन सा डेवलपमेंट किया? एक शौचालय नहीं महिला के लिए बना पाए थे सप्लाई नहीं है आज भी मित्र, एक शौचालय नहीं बना पाए थे महिलाओं के लिए। वो दलितों को अलग करके जोगापुर गांव बना दिया गया और उनके पास भी ना पानी है ना। अच्छा ठीक है ईशान जी, हाँ, क्या इस उसी बार जनता आदिवासी बदलाव महिला करेगी? राष्ट्रपति का आप तक किस तरीके से सम्मान करते हैं। ईशान जी ठीक है, इतना- ईशान जी सुनिए, ईशान जी क्या जनता अम्बेडकर जी को बदलाव चुनाव आप ही करेगी? ने हरवाया था ना, ईशान नेहरू जी ने हरवाया ठीक है, था। दलित अनुज जी प्रेम एक तो सेकंड आपको दिखता रुकिएगा। ही है। ईशान जी आपको लगता है इस बार जनता बदलाव के मूड में है? इस बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जीतने वाले नहीं है? काम कुछ उन्होंने किया नहीं है? हाँ गीतू जी बहुत जी, छोटा जी। सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। जब मैं काशी गया था तो मैं एक ऑटो में सफर कर रहा था। ऑटो वाले का पूरा नाम नहीं लूंगा, पांडे जी थे। उनसे जब मैंने सिर्फ एक नॉर्मल एक आम आदमी की तरह राय ली कि काशी में क्या चल रहा है इस समय, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी तो यहाँ आते नहीं है, हम अपनी समस्या लेके किसके पास जाएं। और अजय राय जी जो है, जो अभी वहां से पर प्रधानमंत्री मोदी तो अक्सर वहीं रहते हैं। सुन लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के बारे में उनकी क्या राय थी। उन्होंने ये बोला कि 2004-5 से अच्छा, चुनाव क्यों नहीं जीत रहे? 2014, 2019 राहुल जी अमेठी छोड़ के क्यों भाग गए? अमेठी छोड़ के रायबरेली भागते, वायनाड गए, वायनाड से भी भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ आप पूरे देश का डेवलपमेंट छोड़िए, अमेठी का डेवलपमेंट 65 साल में क्या किया ये बता दीजिए। मोदी सरकार आने से पहले वहां पे क्या डेवलपमेंट अच्छा हुआ समझ था? में ये नहीं आ रहा है आप ईशान 65 जी, साल के पहले बता ईशान दीजिए क्या जी, डेवलपमेंट। जनता बदलाव क्यों नहीं करती है? काम कुछ हो नहीं रहा है बनारस इनका में, 2% जनता वोट बदलाव शेयर है क्यों नहीं यूपी के अंदर, करती है? जीतू जी। क्यों नहीं कांग्रेस को चुना जाता? बदलाव क्यों नहीं चाहती है इनका जनता? 2% वोट शेयर है केवल यूपी में। सुन लीजिए, जनता बदलाव के लिए चल पड़ी है। जनता त्रस्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से और जुमलों से। और जो ये 4 फेज के चुनाव हुए हैं ना, उसने प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे पसीना ला दिया है। अब वो और गोरे हो जाएंगे। वो बोलते थे ना, पसीना रगड़ के मैं मल लेता हूँ और गोरा हो जाता हूँ। तो वो पसीना से इंसान मेहनत जब करता है तभी पसीना आता है। राहुल जी की तरीके से इसी में बैठ के उनको धनिया और गाजर के पत्ते में फर्क नहीं समझ में आता, धान और गेहूं के पत्ते में फर्क नहीं समझ में आता। वो फोटो खिंचाते रहते हैं, केवल अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं कि कहाँ किसान बनना है, कहाँ पे ट्रक ड्राइवर बनना है। बने रहिएगा, आपके रिएक्शंस लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन फाइल किया है बनारस से और कल उनका एक रोड शो था जिसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे। और अब जो रिएक्शंस मिल रहे हैं तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से, एनडीए के नेताओं की तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि 400 पार का जो सपना देखा है एनडीए ने वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूजा जी का हम रिएक्शन ले लेते हैं। पूजा जी, आप क्या कह रही थी? उस वक्त हम सुन नहीं पा रहे थे कि बनारस में काम हुआ है या नहीं, और अगर नहीं तो जनता मौका क्यों दे रही है प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए, जो है भारतीय जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अगर काम की बात कर ले तो देश के काम में वो क्या बताते हैं? राम मंदिर और 370। और अगर वही से बनारस की बात कर ली जाए तो बनारस के काम में बताएंगे वो काशी कॉरिडोर, उसके अलावा वो काम नहीं बता सकते हैं। बाकी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया आदर्श ग्राम का उन्होंने क्या किया हुआ है। और जो है एक बार जो भी कह रहे हैं काशी में बहुत कार्य हुआ है, वो जो है एक बार काशी चले जाए, बनारस मजाक चले उड़ाया जाए, जा रहा था, वो उनको आपके लिए पता इतने चला छोटे जाए। मुद्दे लग रहे हैं। अच्छा, काशी की जनता इस बार क्या बदलाव हमारी की उम्मीद आस्था दिख का रही मजाक है? उड़ाया जा रहा था 500 साल से, और वो छोटे मुद्दे हो गए। वो आपको मतलब जरा सी तनिक भी सोच समझ नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं। ये छोटे मुद्दे हो गए। 500 साल से हमारे आक्रमण किया गया हमारी सांस्कृतिक धरोहर पे, ये छोटे मुद्दे हो गए। राम मंदिर बना देंगे, हम महंगाई कम नहीं करेंगे। ये छोटे मुद्दे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती आपको कि अपने आस्था के विषय को इतना छोटा मुद्दा बना दिया आपने? शर्म नहीं आती आपको ऐसे बोलते हुए कि राम मंदिर इतना छोटा विषय है, इतना छोटा मुद्दा है? देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया गया। अगर मोदी जी नहीं आते तो संभव नहीं था। गजब की शर्म नहीं आती आप लोगों को? चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुद्दों की बात को कहते छोटे मुद्दे हैं। आप हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करती हैं। शर्म नहीं आ रही है? आप लोग किनारे ऐसे लगते चले जाएंगे। अरे राम पे तो मत बोलिए,
आप मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध कर जाते हैं और मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध कर जाते हैं और हिंदू विरोधी बयान देने लगते हैं। गजब की आपकी मानसिकता है। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। छोटे मुद्दे ये तो बिल्कुल सहन नहीं होगा। ऐसे छोटे ठीक मुद्दे है। हैं, ये हमारी सबकी आस्था का विषय है। अनुरुद्ध जी ठीक है, ठीक है। पूजा जी, पूजा जी ये माना जाए फिर इस बार जनता बदलाव करेगी। पूजा जी, पूजा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। हम पूजा नहीं कर पाते थे। पूजा जी आपका नाम ठीक पूजा है, पूजा जी, और वहाँ पूजा जी मैं सुनिए तो अयोध्या का सही। रहने वाला वहाँ पूजा नहीं कर पाता देखिए था। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, एक एक करके अपनी बात कैसे रखिए। मुद्दे छोटे हो गए ये? पूजा जी सुन लीजिए, पूजा जी सुनिए, डूब के मर जाना सुनिए, चाहिए। सुनिए, जरा सुनिए आप। पूजा जी मेरी आवाज छोटे पहुंच रही है आप तक? एक एक करके अपनी बात करिए, ऐसे समझ में नहीं आएगी, जनता को भी नहीं समझ में आएगी। मैं ये कह रही हूँ कि इस बार बदलाव होगा क्या? अगर काम नहीं हुआ है बनारस में तो लोगों के जो रिएक्शन सामने आते हैं वो क्यों उनकी तारीफ करते रहते हैं कि हाँ यहाँ विकास हुआ है, काम हुआ है। क्योंकि जौनपुर से भदोही से कार्यकर्ताओं को बस में भर भर के ले जाया जाता है। आप इनको ग्राउंड पर जाके पता करेंगे तो वो तो कहेंगे ही पूरे आसपास नहीं, जो हमारे संवाददाता ग्राउंड पे पहुंचे हुए हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, वो तो किसी बस में भर के नहीं शर्म आए नहीं थे। आता कि राम आस्था का विषय है हिंदुओं का और आप उनके लिए कहती है बहुत छोटे मुद्दे हैं। तो ये बनारस ये माना जाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। आप देखिए, ये ध्यान रखिए कि निर्मल मनचन ठीक है पूजा जी, चलिए ठीक है। लोग खुश नहीं है बीजेपी ये से, सब छोड़ दीजिए। लोग आप खुश नहीं है। मतलब राम ठीक के है, अस्तित्व को नकार रहे हैं, ठीक है। शर्म नहीं आ रही है। अमिताभ जी, अरे मोदी का विरोध अमिताभ करिए, जी। राम का विरोध मत करिए। ठीक है मैम, ओके, ठीक है। पूजा जी एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। पूजा जी ठीक है, अमिताभ जी का रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, क्या यही बड़ी वजह है इंडी गठबंधन की कि वो आंखों पे एकदम से पट्टी बांध लेते हैं, या उन्हें दिखता नहीं है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी, रणनीति चल रही है और कैसे उससे निपटा जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बयानवीर हैं उनकी बात तो नहीं कही जा सकती। बनारस में जो किया है और जिस तरीके से जनता का प्यार कर रहा है तो अपने आप परिचायक है कि वो क्या कर सकते। और बनारस शहर की हालत जो 2014 के पहले तो बनारस बहुत हृदय से भी जुड़ा हो और हमेशा आना जाना होता रहता। वहाँ की तो गलियों की आपको हालत, कितना बदलाव ट्रैफिक की दिखता है हालत सर इन 10 सालों में? और 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? मुझे लगभग 60% जो है शहर की अवस्था में परिवर्तन लगता है। ट्रैफिक की स्थिति बहुत सुधरी है, कारों के जालों को काफी नियंत्रित किया गया, साफ सफाई सब कुछ बहुत बेहतर है। जो बनारस की हालत उससे कई गुना बेहतर हुई है। उसका इंदौर से उसके आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अभी भी जरूरत तो है, लेकिन जितना बेहतर अब है वहाँ के घाटों की स्थिति है, सड़कों की स्थिति है, गलियों में अंदर गलियों में आप जाकर देखिए वहाँ अंदर तक सफाई हुई। पहले गलियों में कुछ तो नहीं थी, जगह जगह कचरा पड़ा रहता था, सफाई नहीं हुआ करती थी। तारों का जाल तो ऐसा बिखरा हुआ होता बहुत मुश्किल होती थी। अब कई फ्लाईओवर्स बने हैं। अब केवल मंदिर और उसकी बात करता हूँ, शहर की स्थिति है उसमें जो सुधार है, ट्रैफिक की अवस्था में सुधार है, कई सड़कें बहुत भीड़ होती थी, बनवे किया गया है, सबसे बहुत अंतर पड़ा है शहर। लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से कितना प्यार उन्होंने अपने प्रतिनिधि के लिए, प्रधानमंत्री के लिए दिया है। फूलों से स्वागत होता है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। बाहर से लोग आए होंगे, हमेशा बड़े नेता कहीं जाते हैं तो उनके कार्यकर्ता जो होते हैं दूसरे शहरों से भी आते हैं। आपने देखा कि शिंदे वहाँ पे खुद आए हुए थे, चंद्रबाबू नायडू आए हुए थे, तो वो सारे लोग आए हुए थे वहाँ। बड़े बड़े नेता हैं, उनके समर्थन के लिए जो सारा ये है उसके सारे बड़े नेता वहाँ पर। तो ये जताता है कि उस शहर में कितनी मजबूत स्थिति है और लोग निश्चित रूप से उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये चुनाव आपको बता रहा हूँ ना, पिछले जो 5 लाख 4 लाख वोटों से जो जीते थे उससे मुझे लगता है कि ज्यादा डिफरेंस से इस बार जीतने जा रहे हैं। ठीक है ईशान जी, आपको अभी भी नहीं लग रहा है कि काम वहां पर हुआ है, या गति थोड़ी कम है लेकिन काम हो रहा है? ईशान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
ठीक है अनुज जी, आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जीतते हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ से पीएम मोदी जीतने जा रहे हैं तीसरी बार, तो क्या कुछ काम करेंगे? जनता को क्या अब कहना चाहेंगे, बनारस की जनता को? गीतू जी, अभी एक पैनलिस्ट पूजा जी ने क्या बात अरे कही, बॉस, मैं उस ऑडियो पर बस कट एक गया। लाइन बोलना एक चाहता बार। हूँ। ये लोग राष्ट्र का विरोध, ये लोग मोदी का विरोध करते करते और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते राम का विरोध कर देंगे। वो अस्तित्व का विषय है, हमारी आस्था का विषय है, हमारी आत्मा है, आप उसको जीर्ण कर देते हैं। अरे सुन लीजिए, आप आस्था के पूजा जी, विषय को, आपका रिएक्शन आप भी मैं हिंदुओं के लूंगी। विषय को, 80 करोड़ हिंदुओं को आप पूजा इस जी, तरीके से आपका रिएक्शन कहेंगी भी लिया कि राम जाएगा, कुछ एक बार विषय नहीं उन्हें बोलने है। नहीं एक दीजिए। सज्जन है कि राम सेतु को नकार देते हैं, 370 में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कुछ भी विषय नहीं है। आज वोटिंग परसेंटेज देखिए कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। अगर इतना इंपॉर्टेंट विषय होता तो नेहरू जी उसको परमानेंट जी, करके जाते, ठीक है, अनुज जी, उसको एक इससे सेकंड अस्थायी रुकिएगा। करके ना जाते। ठीक है अनुज जी, एक सेकंड रुकिए। पूजा जी, अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहां पर हमने राम खुद इन लोगों ग्राउंड को रिपोर्टिंग गजब की है। बाद में लोगों ने कहेंगे कहा ईवीएम है- हैक हो गया। लोगों आप ने हिंदुओं कहा के है और कि उनकी उन्हें आस्थाओं को रोजगार गाली मिला है। देंगे अनुज जी, एक और बाद सेकंड में कहेंगे रुकिएगा। ईवीएम हैक हो गया। अनुज जी एक सेकंड रुकिएगा। पूजा जी हम खुद वहां पर आप मौके हिंदुओं पर की मौजूद आस्थाओं को थे। गाली देंगे, उसकी आत्मा पूजा जी कहेंगे सुन छोटा लीजिए। है। अनुज जी, पूजा जी सुनिए तो सही। जी, पूजा जी सुनिए तो सही। वहां पर जो लोगों से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, उन्हें रोजगार और बढ़ के मिल रहा है। फूलों की दुकान हो, प्रसाद की दुकान हो और जरूरी सामानों की दुकान हो। अगर आप देखेंगे हनुमानगढ़ी के पास पूरा एक मार्केट बना दिया गया है, क्या उससे रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मानती आप? ये जो है अब बात क्या, ये बिल्कुल कहना, मैंने पहले शुरू में भी बोला था कि कभी ऐसा नहीं होता कि शून्य हो जाए। जो कुछ चीजें होती है तरक्की होने की होगी, जैसे ईशो कार्य करेगा ही, एजेंसीज वर्क करेंगी, कुछ चीजें कुछ ग्रोथ होती ही रहेंगी, वो कभी रुकने वाली नहीं है, चाहे किसी भी सरकार रहे। पर सरकार आने का मतलब क्या होता है कि वो कार्य करे। मैंने पहले भी कहा कि आप भगवान जी राम जी का मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, मैं जो सनातनी हूँ मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप नौकरी नहीं देंगे। तो बनारस में आप तो लोग काम मिल उसका रहा है। विरोध करते हैं। आप बनारस कुछ में लोग भी आते काम कहते मिला हैं है नक्शे कॉरिडोर गलत हो बनने गए, के बाद। कुछ लोग कहते हैं मंदिर गलत हो गया। आप बाबा भोले का अपमान करते हैं, कोई राम सेतु को नहीं मानता है, कोई 370 को कहता है। बड़ा हल्का विषय है। मतलब राम जो आस्था है हिंदुस्तान की, भारत की आस्था, उनको आपने कहा इतना छोटा विषय है। लगातार जो आने वाली जो है गजब आपने राम की, केंद्रीय विद्यालय की भारत की आत्मा को आपने कहा छोटा है। और आप लोग यही कहते कहते चलिए बाद डिबेट में किसी कहेंगे, और तरफ बाद में रुख मत कर रहा चिल्लाना है कि यहाँ ईवीएम हैक हो पर। गया ठीक है ईशान जी, आप लोग बाद में ईशान जी। चिल्लाएंगे 4 जून को हाँ। ईवीएम हैक हो गया था। ईशान जी बोलिए, आप बोलिए। गीतू जी देखिए, जिस तरह से मेरे भाजपा के मित्र बार बार प्रभु श्री राम का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा उनसे सीख लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। भैया, एक आप महिला ही को के- बार बार वो बीच में सोनिया बोल जी के की interrupt सरकार कर रहे में, हैं। राहुल जी इस की तरह से सरकार सार्थक में बहस नहीं हो राम पाएगी। सेतु का अस्तित्व अगर को गीतू नकार जी दिया इनको था आप बोलवाना लोगों है ने, तो आप इनसे बोलवा हलफनामा दीजिए। देके, ठीक है। अनुज जी, एक एफिडेविट देके सेकंड आप रुकिएगा लोगों ने सर। कहा था ना कि अनुज राम जी, का अस्तित्व ही नहीं है। एक एक करके बोलिए, सभी एक एक करके बोलिए, समझ नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है। नहीं, ठीक है। अनुज जी अगर बीच में बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो इस तरह की बहस मैं नहीं करता हूँ, सार्थक बहस मैं करता हूँ, उसके लिए जाना जाता है। ओंकारेश्वर जी, क्या माना जाए ये जो पूरा अभी गीतू डिबेट जी, चल रहा है? ठीक है गीतू ईशान जी, जी। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। ओंकारेश्वर जी गीतू से जी। सवाल ले लेती हूँ। ठीक है ईशान जी, मैं एक बार फिर से आपके पास पहुंचूंगी। ओंकारेश्वर जी, जिस तरह से मेरी अभी बात डिबेट पूरी चल नहीं रहा है हुई। और बीच में राम अनुज मंदिर जी को डिस्टर्ब लेकर करने के अब बाद राजनीति उसको हो रोकते रही है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या राम मंदिर को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पहले भी ऐसी हुआ था, क्या इससे जनता को एक राह मिलेगी कि उन्हें किस नेता को चुनना है, किस उम्मीदवार को चुनना है? देखिए, इस चुनाव में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है और धार्मिक कोई मुद्दा नहीं है। ये सब अपनी अपनी आस्थाओं का विषय है। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना, सब लोग उसका स्वागत करते हैं। पूजा मिश्रा भी स्वागत कर रही थी उसका। जो भी सनातनी होगा उसका स्वागत करेगा। यहाँ तक कि दूसरे धर्मों के लोगों ने भी इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई। तो बड़े अच्छे तरीके से सद्भावनापूर्ण माहौल में देश में राम मंदिर बना। लेकिन सवाल वाजिब है कि आज देश में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं वाराणसी में, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हर सरकार डेवलपमेंट करती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज के समय में प्रायोरिटी किस बात की है? आज के समय में देश में अगर बेरोजगारी चरम पर है, लोग रोजगार मांग रहे हैं, महंगाई चरम पर है, लोग उस पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो
तो मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट पर भी जवाब देना चाहिए कि हमने ये कदम उठाए हैं और हम आगे ये कदम उठाना चाहते हैं। क्योंकि अगर विपक्ष में जो भी इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस के लोग हैं, अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जी। तो सरकार को कहना चाहिए कि 30 लाख नौकरियां नहीं है या हैं तो हम भी देंगे या हम बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। आपको देना हो, आप सत्ता में आएंगे तो देंगे। बिल्कुल। मैं इस तरीके से देना चाहता हूँ, लेकिन उन मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा, चाहे महंगाई हो, मुद्दे शायद गायब बेरोजगारी हो हो गए या हैं। दूसरे अन्य मुद्दे हैं। इस बार सिर्फ मुद्दे ये कह गायब देने हैं। से कि राम मंदिर बना दिया, अब सिर्फ इसी आधार पर मुझे वोट दे दीजिए, आप कोई बात मत करिए, ये आस्था का विषय है बिल्कुल। और नहीं तो ये शर्म का विषय हो जाएगा। मुझे लगता है ये कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। पीयूष जी क्या कहेंगे? मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो कि नहीं हो पा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुद्दों पे ही होनी चाहिए। बिल्कुल, आस्था तो अपनी अपनी आस्था है, किसी की आस्था होती किसी की नहीं होती। किसी के लिए राम मंदिर सब कुछ होता है, किसी के लिए नहीं होता है। सिर्फ वो प्रणाम करता है या अपने घर में हर कोई ईश्वर को प्रणाम करता है। हर घर में, हिंदू के घर में एक छोटा मंदिर होता है। तो आस्था एक चीज होती है जो व्यक्तिगत होती है, उसको इतना बड़ा बना के या उसके आधार पे किसी को आरोपित नहीं करना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और राजनीति तो कतई नहीं करनी चाहिए, धर्म के आधार पे राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। वहीं से आपका जो है कि सब कुछ गड़बड़ा जाता है। जीतू जी आना तो इसलिए मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को सामने रख के ही, क्योंकि सब जनता चुनती इसलिए है कि आप उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे, उनको 2 जून की रोटी का इंतजाम करेंगे, उनके बच्चों के लिए नौकरियों का इंतजाम करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे जहां जो है सरकारी जो क्षेत्र है और निजी क्षेत्र दोनों इस तरह से फले फूलेंगे कि वो नौकरियां पैदा करेंगे और ताकि आपके बच्चों को दिक्कतें नहीं होगी। बिल्कुल, तो कैसे नौकरियां पैदा की जाएंगी इसको लेकर बात करनी चाहिए, लोगों के बीच पहुंचना चाहिए। ठीक है ईशान जी, मैं आना बोलिए। चाहूंगा, बस 10 सेकंड का समय दीजिएगा। ठीक है, पहले ईशान जी की बात सुन लेते हैं, फिर जवाब आप दीजिएगा। गीतू जी देखिए, जिस तरह से 4 चरण का चुनाव अभी तक हो चुका है, उससे भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता और प्रधानमंत्री मोदी जी घबराए हुए हैं और उनके पैर कांपने लगे हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा है। आप देखिए जिस तरह से उनकी जबान बार बार लड़खड़ा रही है। वो उड़ीसा जाते हैं, वहाँ पूछते हैं जिलों की राजधानी क्या है। अब जिलों की भी राजधानी होती है तो ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता होगा। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो योगी जी को पीछे पिक्चर में ब्लर कर देते हैं। हमने देखा किस तरह से आज वीडियो सामने आई। उसके बाद अपने ही मित्रों को, जिनको वो मित्रों बोलते हैं ना, अडानी और अंबानी को, और उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं कि वो ट्रकों में भर भर के, टेम्पो में भर भर के पैसे पहुंचा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी तो ये भी कहती है कि अंबानी तो कांग्रेस के भी मित्र रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है बीच में चुनाव में, मुसलमान आ जाता है, मुस्लिम लीग आ जाती है, मटन आ जाता है, धार्मिक अराजकता आ जाती है, हिंदू। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है, मुद्दे गायब है। जल्दी सर जल्दी। नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला था कि प्रधानमंत्री देखिए अभी तो घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे, और आज उन्होंने काशी में वो भी बहा दिए। आज वो भावुक हो गए, घड़ियाली आंसू बहाने लगे। तो देखिए 4 चरण के चुनाव के बाद ये साफ है कि जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है, क्योंकि जनता आपसे विकास के मुद्दों पे सवाल पूछ रही है। जनता नाराज है बीजेपी से, का काम कर रहे हैं। जनता नाराज है बीजेपी से। गीतू जी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है। हाँ, ये लोग मुसलमानों को पूरा हक देने की बात करते हैं कि एक मिनट सुन लीजिए, मैं बहुत सुन रहा था, बाहर से आए हुए मैं सुन रहा था, है ना? अरे सुन रहा था भैया, मैं सुना इतनी देर तक, मैंने सुना आपको। चलिए ठीक है इतनी देर आपको सुना। ये लोग कहेंगे, फिर उसके बाद आप अपने सवाल नहीं सुन लीजिए, इतनी देर तक सुना, बड़ा सार्थक बहस करते थे आप। 2% आपका वोट शेयर नहीं है, रायबरेली चुनाव आप जीतेंगे। जवाब लेना है, आप ये कहेंगे कि ये इनका एक बताता हूँ मैं, ये वायनाड में मुस्लिम लीग के साथ समर्थन में सरकार वायनाड में चुनाव लड़ते हैं। इनके बड़े भैया शहजादे जो हैं वायनाड में चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम लीग के साथ में। उसके बाद में इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं यहाँ पे सारे रिसोर्स का हक जो है मुसलमानों का होगा। ये कहते हैं मुसलमानों को ओबीसी, SC, ST आरक्षण छीन के मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देंगे। और उसके बाद में राम के आस्था पे, भारत की आत्मा पे लोग चोट पहुंचाते हैं। राम मंदिर को कहते हैं छोटा विषय है, 370 कहते हैं छोटा विषय है, महाकाल की नगरी कहते हैं छोटा है। ये सब बाद में कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। आप हिंदुओं को गाली देंगे, उनकी आस्थाओं को गाली देंगे, उनकी आत्माओं को गाली देंगे, और सारा सब कुछ ओबीसी, SC, ST से रिजर्वेशन छीन के आप मुसलमानों को देंगे, और ये कहेंगे कुछ विषय नहीं है। और मुस्लिम लीग से चुनाव कौन लड़ता साथ में मिलकर वायनाड में? राहुल गांधी लड़ते हैं ना।
मुस्लिम लीग ये कहां से आप देश में है भूल क्या? गए? गीतू जी बता दीजिए। 370 के साथ में मेरे बात मित्र करते हैं आप कि बेचारे 370 बरकरार छोटा रहे है, देश को। राम का विषय छोटा बेचारे- है। आपकी बेचारे पार्टी कहती है राम परेशान हो सेतु गए सर नकार देखिए- दिया था, आप मुझे डिबेट से हलफनामा बात देके कर रहे हैं। ईशान एफिडेविट जी, में ईशान इटली से जी, जो आई हुई ये थी। देखिए कर्नाटका क्या बात में करते हैं? मुस्लिम लीग है आप क्या कभी इसमें? कभी सोचिए, मुस्लिम लीग से आप सर मोदी ये और देखिए भाजपा का विरोध ईशान करते जी, करते ईशान आप जी, हिंदू और आप भारत का कहते हैं विरोध आप करने हिंदू लगते मुस्लिम नहीं हैं करते और बाद हैं। में कहेंगे ईवीएम हैक हो आप गया। हिंदू मुस्लिम नहीं करते। कर्नाटका में जो आप आरक्षण दे रहे हैं मुसलमानों को, तो वो किस दायरे में लेंगे? बीजेपी को करने दीजिए, हिंदू मुस्लिम करती है पर कांग्रेस नहीं करती, तो वो क्यों इस राह पे चल पड़ी ये है? रायबरेली में जवाब- चुनाव नहीं जीत पा रहे, जवाब पूछे रायबरेली चुनाव जीतेंगे जवाब इनके दे- शहजादे? 4 मैं जून को जवाब डिबेट दे में देता हूं। चलिए बैठिएगा, वो तो वक्त बताएगा। ठीक जवाब है दे ईशान जी देता हूं। कि रायबरेली बताइए। गीतू चुनाव जी- जीत रहे हैं। एक पंचायत चुनाव नहीं आप वहां जीते, एक नगर पंचायत का सदस्य नहीं आपका, एक आपका वहां विधायक आपका नहीं है। आप कह रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कभी इस परिवार कभी उस परिवार को जातियों को मुसलमानों की फ्रस्ट्रेट आप लोग लेकिन होते हैं। जब- आरक्षण मिल रहा है। आप जब मोदी को मुसलमानों और भारतीय को- जनता पार्टी का विरोध सुनिए, करते करते तो क्या हिंदुओं का और जब भारत मुसलमानों का जिक्र आप कर रहे हैं तो कभी सेना का अपमान चुनावी करेंगे आप? मौसम में क्या आप उन्हें लुभाने के लिए सब नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, हमारा मैनिफेस्टो अगर तो ये पढ़ पहले लें क्यों नहीं हमारे किया आपने? मैनिफेस्टो में गीतू जी हमारे इनका मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो में यही है ना कहीं कि भी ओबीसी और ना एससी मुसलमान एसटी शब्द का सबको समाप्त मेंशन कर है, दीजिए और ना एक वर्ग हिंदू विशेष शब्द का वर्ग को आप मेंशन है। आरक्षण दे हम दीजिए। अगर बात और कर इन्होंने रहे हैं, कर्नाटक तो में हम किया है, नौकरियों की बात कर रहे हैं। हम अगर कर्नाटक बात कर में रहे इन्होंने हैं तो किया गरीब दिया कि नहीं महिलाओं किया? को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कर रहे हैं। हम अगर हाँ, बात कर गरीब रहे हैं तो महिलाओं हम ये को। बात कर रहे हैं कि देश के संविधान को कैसे बचाया जाए। हम अगर बात कर रहे हैं तो हम बात कर कैसे रहे हैं कि बचाएंगे देश देश के संविधान को संविधान जब को? कांग्रेस में राहुल गांधी ने उठाया और हाँ, संविधान ठीक की है। धज्जी उड़ा के फाड़ के फेंक दिया कैबिनेट का डिसीजन को, और तब आप संविधान बचाने चले थे। ठीक है। जब देश में ठीक है ईशान जी, देश के आपातकाल लगाया संविधान इंदिरा को गांधी खत्म ने, करना देश का आसान संविधान है? बचा था। देश के का संविधान को संविधान ये खत्म लोग करना बचाएंगे। आसान है क्या? नहीं, आपातकाल किसने लगाया था? देखिए किस तरह से कैबिनेट का डिसीजन को फाड़ के गीतू फेंका जी, किसने था? आप देखिए शहजादे पिछले ने 10 फाड़ के सालों फेंका था जो रायबरेली में चुनाव हार रहे संवैधानिक हैं। संस्थाओं का दुरुपयोग अगर किसी ने किया है गीतू जी सिर्फ इनसे CBI, पूछिए अच्छा, कि कांग्रेस सपोर्ट के करो, शासन है, में भी तो ऐसा इसको दुरुपयोग बात होता था सर? 4 जून को ये डिबेट ईशान जी, कांग्रेस के शासन में भी दुरुपयोग होता था। सीबीआई कांग्रेस के शासन में भी आपातकाल किसने इसका भी लगाया? दुरुपयोग होता था। दुरुपयोग कैसे हो रहा है गीतू जी? एक छोटा सा एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में किसने लिखा है ये सब बदला? श्याम रंगीला जी ने कोशिश की नामांकन करने की वाराणसी से, उनको रोका गया। उनका आपका चुनाव नामांकन का पत्र स्तर यही नहीं आ लिया गया कि राहुल गांधी से तो श्याम ये रंगीला तक पहुंच संविधान गए। का आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा कांग्रेस गला के पास घोटने में। जैसा है। संविधान को और इसी का संविधान जवाब का गला घोटा, देश की लोकतंत्र आदरणीय का गला जनता घोटा इंदिरा गांधी ने, 4 कांग्रेस ने। ठीक है ईशान जी, अनुज जी से भी जवाब लूंगी मैं। आपातकाल अनुज जी लगाया। बताइए, बोलिए, अब रखिए अपनी बात। गीतू जी ये कह रहे हैं संविधान का गला घोटा, संविधान का गला घोटा कांग्रेस ने। आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। इनके शहजादे ने कैबिनेट के डिसीजन को उठा के फाड़ के फेंका प्रेस के सामने। अरे उन्होंने भाई फेंका। साहब, ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बाकी सब छोड़ दीजिए, उस पर रायबरेली में जवाब चुनाव आप उठाइए। जीत रहे नहीं जीत रहे, बस इतना बता दीजिए। पूरे डिबेट का सार यही हो जाएगा। आप चुनाव जीत रहे हैं रायबरेली में कि नहीं जीत रहे हैं? आपके शहजादे चुनाव जीत रहे नहीं जीत रहे, इतना बता दीजिए। ना आपका ग्राम पंचायत के सदस्य एक है, ना क्षेत्र पंचायत का, ना विधायक का। लोग ये कहते हैं कि अमेठी को परिवार बताते बताते परिवार को छोड़ के चले गए और 5 साल में परिवार से मिलने नहीं आए, परिवार बताते बताते चले गए और चले गए कभी रायबरेली। जब वायनाड में धक्का लग रहा था रायबरेली, यही सब कर रहे हैं। बस इतना बता दीजिए। अब पूरे देश का चुनाव छोड़ दीजिए, 543 में जीत रहे हार रहे हैं। आप सिर्फ रायबरेली में बताइए, जवाब दे 4 रहे हैं जून को शायद डिबेट जी। कर लीजिएगा। गीतू जी, हम रायबरेली चुनाव ये जीत लोग रहे मोदी हैं, और राहुल भाजपा का गांधी जी विरोध करते रायबरेली करते से सांसद बनेंगे, हिंदुओं का 4 विरोध जून करने को। लगते हैं और भारत की आत्मा का विरोध करने से लगते हैं और बाद में कहेंगे स्मृति ईवीएम हैक ईरानी हो चलिए, गया। ठीक है, लाखों के ठीक है। मार्जिन से वापस पीयूष जी, गोवा भेजने का पीयूष काम जी, करेंगे, जहां से वो पीयूष जी, आखिरी दांव तक ठीक है अमेठी सर, ठीक है, बताइए ठीक कितने है, विधायक- ठीक अरे है। जिला पीयूष जी, पंचायत सदस्य आपके नहीं बन पाए हैं, इतने चुनाव आप हारे हैं। ओंकारेश्वर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओंकारेश्वर जी, आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी की नैया सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही पार लगाएंगे? नैया डुबाने का काम जरूर करेंगे। जी अमिताभ जी, आवाज पहुंच रही है सर आपको? जी अमिताभ सर, आपको आवाज पहुंच रही है? आ रही है आपकी आवाज? हाँ, ये हम समझना चाहते हैं कि बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी का ही सहारा बचा है। नहीं, बीजेपी में केवल प्रधानमंत्री मोदी सहारा नहीं, तब मोदी अग्रणी नेता है और उनका नेतृत्व जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और इस देश को जिस ढंग से उन्होंने शासन किया है और जिस ढंग से देश का नाम दुनिया भर पर रोशन किया है, तो निश्चित रूप से उनका एक व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली बन चुका है कि उनके ऊपर आस्था होती है पार्टी, हमेशा होता है। जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी थी और काफी अपने स्थान पे थी,
तो उनके नाम से चुनाव हुआ करते थे। राजीव गांधी के समय राजीव गांधी के नाम पे चुनाव हुआ करते थे। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, राजनीति में ऐसा होता है। बेहतर काम करता है उसको लेकर के उसके नाम पर सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि ठीक है भारतीय जनता सर, एक सवाल और बताइए, एक सवाल का जवाब और दीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या गायब हो चुका है इस बार? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखा ही नहीं। आप देखिए ना, पिछले 1.5-2 सालों से इस बार कमाल था। हर एक चैनल, हर एक बड़ा अखबार जो है वो लगातार आपने देखा होगा कि वो सर्वे करता रहता था और हमेशा प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति कोई था तो वो नरेंद्र मोदी था और वो 50% से ऊपर रहा करता था, बाकी लोग 20% से नीचे रहा करते थे। तो इससे बहुत स्पष्ट है, ये बात विपक्ष को स्पष्ट समझनी चाहिए। भाई उन सर्वेक्षणों से ही जाहिर होता था कि जनता उनको कितना पसंद कर रही है। तो आज देश के जो सच्चे हीरो जो तो दुनिया में देश को आगे ले जाने का मादा रखते हैं, ले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पूजा जी आपको क्या लगता है, क्या इंडी गठबंधन के बाद लोगों के अंदर जो लोकप्रियता है समाजवादी पार्टी की वो कम हो गई है? ऐसा नहीं है, न तो समाजवादी पार्टी की जो है लोकप्रियता कम हुई, ना ही किसी संगठन जो है हमारी जो पार्टी है, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनकी कोई लोकप्रियता कम हुई है। अब ये समझना बहुत जरूरी है, जो जनता चाह रही है ना, सीटों का बंटवारा जिस तरह से हो रहा है इंडी गठबंधन में, उससे क्या आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है? नहीं गीतू जी, मेरे को एक आपत्ति है, एक आपत्ति दर्ज करवाना चाहूंगा। माफ कीजिएगा पूजा जी, आपसे पहले बोल रहा हूँ। ये इंडी गठबंधन क्या है? मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ। व्हाट इज इंडी गठबंधन? हमारे गठबंधन का नाम INDIA है, इंडिया है। या तो आप इंडिया बोलिए या INDIA बोलिए। इंडिया अलायंस हुआ कि नहीं हुआ? इंडिया अलायंस क्या हुआ? इंडिया अलायंस हुआ कि नहीं हुआ? आप बीजे पार्टी बोलती है क्या भारतीय जनता पार्टी को, या नड्डा बोलती है? बताइए ना। नहीं, आप इंडिया बोलती है तो ये प्रश्न ही है। इंडिया कैसे बोला जाए? इंडिया गठबंधन कैसे बोला जाए? मतलब ये कौन क्या क्या भारत की बोलेगा हर डिसाइड ये पार्टी लोग इसके अंदर करेंगे। है? गजब। क्या भारत की हर पार्टी इसके अंदर है जिसे पूरा इंडिया गठबंधन हम सुने? गठबंधन क्या चल रहा है यहाँ पर? नहीं तो इस गठबंधन के बाद जो लोगों की नाराजगी वो तो दिख ही रही है ना। ये आप लोग डिक्टेट करेंगे कौन क्या बोलेगा? आप लोग डिक्टेट करेंगे कौन क्या बोलेगा? फ्रीडम। ठीक है अनुज जी, अब लास्ट आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी। अनुज जी पहले आप बताइए। अनुज जी, उत्तर प्रदेश में 2% वोट शेयर पे बैठा है कांग्रेस और एक समाजवादी पार्टी कन्नौज में भाई साहब चुनाव लड़ने से डर रहे थे। पार्टी ने कहा लड़ लो भैया, नहीं तो क्या कहते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में गलत मैसेज जाएगा कि सेनापति भाग गया। इनसे पूछिए कन्नौज और रायबरेली दोनों लोग जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? 4 जून पे डिबेट इसी कर लेंगे, बाकी दुनिया छोड़ दीजिए। एक बात ये आप लोग मुद्दे की बात ये करते हैं कि आप लोग मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध और शंकर का विरोध और अंबेडकर का विरोध करने लगते हैं। ये हिंदुओं का विरोध, भारत के आत्मा का विरोध करते हैं और बाद में कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। आखिरी कमेंट है ईशान जी, बोलिए। मुद्दे की बात करते करते, अरे मुद्दे की बात करिए ना, डिस्कशन करिए ना। राम का विरोध क्यों कर रही हैं? ईशान जी डिबेट में आप क्यों कह रही हैं छोटा विषय? कैसे छोटा विषय है? 500 सालों के लिए लड़े उसके लिए 370 का छोटा विषय था। पूजा जी एक सेकंड रुक जाइए, जिस तरह से समय कम है, समय कम है। छोटा विषय था। पूजा जी एक सेकंड रुक जाइए। काशी की जनता, आप लोग उसी पार्टी से जो अजय राय जी पे चुनाव गोली लड़ चलाई रहे हैं थी। काशी में, काशी का देखिए बेटा सर, इस तरह से चुनाव लड़ डिबेट नहीं रहे होगा। हैं। एक एक करके आप काशी अपनी की बात जनता रखिए, ये मैं बोलने आखिरी लगी कमेंट है ले रही हूँ, काशी के लेकिन प्रवासी को हम वापस भेजने का काम हमेशा। ठीक है पूजा जी आपका आखिरी कमेंट। जो है इंडिया अलायंस जनता के साथ खड़ी है और जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़े। पिछले 1 घंटे से जो है डिबेट चल रहा था, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी मुद्दे की बात नहीं की। गलती इनकी नहीं अरे है। बहन इनकी पार्टी जी, से कारसेवकों पे कि गोली मुद्दे चलाने पर बात वाले करें तो ऐसे ही बोलेंगे कि राम छोटे हैं। आप लोग यही बोलेंगे। आप लोगों के मन में जो बैठा हुआ है ना, एक वर्ग को पूरा आरक्षण दे देंगी और दूसरे कहेंगे हिंदू का, उनकी आत्माओं को, भारत की आत्मा को आप कहेंगी बहुत छोटा है। क्योंकि आपके तो नेताजी ने गोली चलवाई थी, कहा था जरूरत पड़ेगी और 2-4 गोली मरवा देते। अमिताभ जी, क्या उम्मीद की जा अमिताभ जी सकती है? आपका आखिरी कमेंट 30 सेकंड में सर, क्या कहेंगे? ठीक है पूजा जी, ठीक है 30 सेकंड में अमिताभ जी आपका कमेंट। वाराणसी की जनता ने आज इसका स्वागत किया है और अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। तो बहुत स्पष्ट है कि इस बार वो रिकॉर्ड वाराणसी में जीत दर्ज करने जा रहे हैं और देश में जो परिणाम आएंगे वो स्पष्ट है ही जी। भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए 400 पार के लिए स्पष्ट दिख रहा है जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी एकदम तेजस्वी लड़ाई लड़ती है और विपक्ष। चलिए ठीक है, जिस तरह से एनडीए की तरफ से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या ये पूरा होगा नहीं होगा 4 जून को सब साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।